गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जेनेटिक सब्जेक्ट में इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? इस कंडीशन में जो इनबोर्न या जो न्यूबोर्न बेबी है, उस इनबोर्न बेबी के मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम या एरर्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? जो इनबोर्न बेबी है उसके मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि जो उसके फूड के ब्रेकडाउन के लिए जो आवश्यक जो एंजाइम या प्रोटीन होते हैं, उन एंजाइम या प्रोटीन की उसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिसके कारण जो फूड टेक कर रहा है उस फूड का पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। इसलिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब अगर इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस इंट्रोडक्शन में अगर फर्स्ट पॉइंट देखें तो द टर्म आईएम वाज कॉइन्ड बाय आर्कीवेल्ड गेरोड, यानी कि जो आईएम की जो या इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की जो टर्म थी वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, और उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? उस साइंटिस्ट का नाम था आर्कीवेल्ड गेरोड। तो सबसे पहले आर्कीवेल्ड गेरोड ने इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की टर्म को दिया था। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो IM इज ए जेनेटिक कंडीशन। ये क्या है? ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें क्या देखने को मिलता है? दैट रिजल्ट इन द मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम, जिसमें मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये कैसी कंडीशन है? ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो इट इज ए रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्या है? ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या देखने को मिलता है? इन विच द बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली टर्न फूड इनटू एनर्जी, जिसमें बॉडी जो है वो फूड का एनर्जी के रूप में यूज नहीं कर पाती। जो बेबी फूड टेक कर रहा है उस फूड का एनर्जी के रूप में बॉडी जो है वो यूज नहीं कर पाती है। अब अगर चौथे पॉइंट की बात करें, द डिसऑर्डर आर ड्यू टू डिफेक्ट इन द स्पेसिफिक प्रोटीन दैट हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसमें जो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं उनकी कमी देखने को मिलती है, और वो प्रोटीन क्या कार्य करते हैं? वो फूड का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर इनकी कमी है तो फूड का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या देखने को मिलती है? इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो ये तो बात हुई इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है इन विच ए सिंगल जीन डिफेक्ट, जिसके कारण क्या देखने को मिल रहा है? इसमें कोई सिंगल जीन या जीन की कमी देखने को मिल रही है, और उस जीन की कमी के कारण क्या देखने को मिलता है? कॉजेज ए क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लॉक इन ए मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी पाथवे था वो पूरी तरीके से ब्लॉक मिलता है। किसी जीन की कमी के कारण जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो ब्लॉक हो जाता है। अब अगर मेटाबॉलिक पाथवे ब्लॉक हो गया है तो उसके कारण क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आइदर इन एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा? बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज है वो इकट्ठा हो जाएंगे, या फिर डिक्रीज द इसेंशियल कंपोनेंट्स। तो फूड के लिए जो जरूरी जो कंपाउंड्स बनने चाहिए थे वो, या सब्सटेंसेज बनने चाहिए थे, वो सब्सटेंसेज नहीं बन पाएंगे। इसलिए उनकी क्या देखने को मिलेगी? उनकी कमी देखने को मिलेगी। तो क्या देखने को मिलेगा? तो या तो टॉक्सिक सब्सटेंसेज अत्यधिक मात्रा में बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे, या फिर जो इसेंशियल जो सब्सटेंसेज बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं उनकी कमी देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हुई इसके डेफिनेशन की। अब बात करते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में। तो इन दिस म्यूटेशन और डेफिशिएंसी इन जीन दैट कोडिंग फॉर प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट दैट फंक्शन इन मेटाबॉलिज्म, यानी कि इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें जो जीन जो कि किसके लिए कोड करते हैं? प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए कोड करते हैं, उन जीन की क्या देखने को मिल रही है? या तो डेफिशिएंसी या उनमें म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जीन में परिवर्तन या डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है कौन से जीन में? जो कि प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के कोड करने का कार्य करते हैं। तो ये तो बात हुई इसके एटियोलॉजी की। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के बारे में। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में क्या देखने को मिलेगा? इट इज ए जेनेटिक कंडीशन इन विच बॉडी हैज ए एंजाइम प्रॉब्लम। ये क्या है? एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें एंजाइम की कमी रहती है, और उस एंजाइम की कमी के कारण क्या देखने को मिलता है? नॉट एबल टू स्टोर या ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, या फिर वो स्टोर नहीं हो पाता। एंजाइम की कमी के कारण ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन या स्टोर नहीं हो पाता, इस कारण इसको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज कहा जाता है। तो ये तो बात हुई ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज की। अब बात करते हैं अगली कंडीशन की। अगली कंडीशन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज।
G6PD, इसको शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जाना जाता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में G6PD यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से जाना जाता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो G6PD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ RBC। ये RBC के मैचुरेशन में, या RBC को क्या करता है? ये मैच्योर करता है। इफ़ डेफिशिएंसी ऑफ G6PD, यदि बॉडी के अंदर G6PD की कमी है तो क्या होगा? RBC मैच्योर नहीं हो पाएगी, और अगर RBC मैच्योर नहीं हो पाएगी सो इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ RBC, इसलिए RBC का क्या बढ़ जाएगा? ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। और अगर RBC अत्यधिक मात्रा में ब्रेकडाउन या टूट रही है तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? नाउ रिजल्ट इन एनीमिया एंड न्यूबॉर्न जॉन्डिस। तो क्या देखने को मिलेगा? एनीमिया देखने को मिलेगा और न्यूबॉर्न जॉन्डिस देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हुई G6PD की। अब बात करते हैं अगली कंडीशन की, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में अगर देखिए तो इन द नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल उसमें क्या दिखेगा? जो फेनिल एलेनिन जो है वो फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट होता है? टायरोसिन में। तो इसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया की अगर कंडीशन देख रहे हैं तो अगर नॉर्मल प्रोसेस देखते हैं तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या देखने को मिलता है? जो फेनिल एलेनिन है वो फेनिल एलेनिन जो है वो फेनिल एलिनिन जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है उसकी उपस्थिति में जो फेनिल एलिनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। अब अगर बट डेफिशिएंसी ऑफ फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, यदि फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जिसके कारण क्या होगा? ड्यू टू दिस कंडीशन फेनिल एलेनिन नॉट कन्वर्ट इन टायरोसिन, जिसके कारण जो फेनिल एलेनिन जो टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा था, जिसको कौन कन्वर्ट कर रहा था? फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम उसको कन्वर्ट कर रहा था। अब अगर उसकी कमी है तो जो फेनिल एलेनिन वो टायरोसिन में कन्वर्ट होना चाहिए था, वो अब फेनिल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको जो ब्रेकडाउन जो कर रहा था वो एंजाइम एब्सेंट है या उसकी डेफिशिएंसी है। तो क्या होगा? दिस फेनिल एलेनिन एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड, यानी कि जो फेनिल एलेनिन है वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेटेड हो जाएगा और कोजेज मेंटल रिटार्डेशन एंड सीजर, और वो क्या करेगा? वो मेंटल रिटार्डेशन और सीजर करेगा। तो कौन करेगा? फेनिल एलेनिन है वो अब क्या करेगा? वो मेंटल रिटार्डेशन और सीजर की कंडीशन करेगा। तो ये तो बात हुई फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। अब बात करते हैं एल कैप्टोन्यूरिया के बारे में। तो एल कैप्टोन्यूरिया में क्या देखने को मिलेगा? तो होमोजेनेटिक डाई ऑक्सीजनेज एंजाइम, ये एक एंजाइम होता है होमोजेनेटिक डाई ऑक्सीजनेज एंजाइम। ये क्या कार्य करता है? ये ब्रेक डाउन करता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसका नाम है होमोजेनेटिक एसिड। तो होमोजेनेटिक डाई ऑक्सीजनेज एंजाइम क्या कार्य कर रहा है? ये होमोजेनेटिक एसिड है, ये जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसका ये ब्रेक डाउन करता है। अब अगर व्हेन द बॉडी नॉट प्रोड्यूस होमोजेनेटिक डाई ऑक्सीजनेज, अगर बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है होमोजेनेटिक डाई ऑक्सीजनेज एंजाइम की, सो होमोजेनेटिक एसिड बिल्ड अप इन बॉडी। तो जिसके कारण क्या होगा? होमोजेनेटिक जो एसिड है जिसका ब्रेकडाउन हो रहा था अब उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, और अगर उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो वो बिल्डअप यानी कि उसकी मात्रा बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर, और अगर उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या क्या देखने को मिलेगा? कोजेज बोन एंड कार्टिलेज टू बिकम डिस्कलरेड और ब्लैक, जिसके कारण जो बोन और कार्टिलेज है वो डिस्कलरेड या ब्लैक देखने को मिलेंगे। किसके कारण देखने को मिल रहे हैं? जो होमोजेनेटिक एसिड है उसके कारण ये जो बोन या कार्टिलेज है वो डिस्कलर या ब्लैक देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो बात हुई एल कैप्टोन्यूरिया के बारे में। अब बात एक अगर नॉर्मल प्रोसेस की देखें तो जो फेनिल एलेनिन है वो फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदला था? वो टायरोसिन में बदला था। अब जो टायरोसिन बना है वो टायरोसिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होमोजेनेटिक एसिड में बदलता है। जो टायरोसिन किस में बदलता है? होमोजेनेटिक एसिड में बदलता है। अब अगर होमोजेनेटिक एसिड की देखें तो होमोजेनेटिक जो एसिड है वो होमोजेनेटिक डाईऑक्सीजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एसीटो एसीटेट में बदलता है। तो ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया की बात हुई। अब बात करते हैं अदर टाइप्स की। अदर टाइप्स में डायबिटीज मेलाइटस, या अगला देखें तो लैक्टोज इंटॉलरेंस, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया और एक्यूट इंटरमिटेंट पोरपुरिया। तो ये अदर टाइप्स हैं जो इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जो डिजीज है उसके। अब बात करते हैं इसके साइन सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की कि इनके कारण क्या क्या देखने को मिलेगा। तो पोर फीडिंग देखने को मिलेगी, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, डायरिया, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, टेकिपनिया देखने को मिलेगा, एपनिया यानी कि जो कंप्लीट जो सीज हो जाता है रेस्पायरेशन उस कंडीशन को एपनिया देखने को मिलेगा, ग्रोथ फेलियर देखने को मिलेगी, वेट लॉस देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट डिले देखने को मिलेगा, जॉन्डिस,
मसल्स वीकनेस, जॉइंट पेन, हार्ट फेलियर और टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी, ये इसके साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में कौन कौन से डायग्नोसिस करेंगे? सबसे पहले डीएनए टेस्टिंग करेंगे। डीएनए के में क्या देखेंगे? जो जीन की कमी है या जो जीन की जो म्यूटेशन है उसका पता लगाएंगे। दूसरा की अगर बात करें तो स्किन और टिश्यू बायोप्सी लेंगे जिसमें कि एंजाइम की टेस्टिंग करेंगे। तीसरा अगर देखिए तो यूरिन ऑर्गेनिक एसिड एनालिसिस, यूरिन के अंदर ऑर्गेनिक एसिड का एनालिसिस करेंगे। अगर चौथे उसके देखें तो यूरिन के अंदर जो प्यूरिन और पिरामिडिन है उनका एनालिसिस करेंगे। तो ये तो इसके डायग्नोसिस की बात हुई। अब अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में डाइटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेसिफिक एमाइनो एसिड, कुछ एमाइनो एसिड का रेस्ट्रिक्शन करेंगे, उसको नहीं देंगे। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो प्रोवाइड एंजाइम एंड को एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि जो जो एंजाइम की कमी है बॉडी के अंदर उन एंजाइम का रिप्लेसमेंट देंगे, उनकी को प्रोवाइडेड कराएंगे। एंड रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेज बॉडी के अंदर जमा हो गए उनको रिमूव करेंगे। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो जीन थेरेपी देंगे। चौथे अगर पॉइंट की बात करें तो प्रीनेटल डायग्नोसिस करेंगे। पांचवें अगर पॉइंट की बात करें तो विटामिन सप्लीमेंट देंगे। और लास्ट अगर देखें तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट करेंगे। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट के साथ आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ट्रीटमेंट के साथ आपका जो इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की जो कंडीशन है वो कंप्लीट हुई। थैंक यू स्टूडेंट।